ये कहानी एक ऐसे वैम्पायर की है जो पिछले 200 सालों से जिंदा है। न वो कभी बूढ़ा हो सकता है न कभी मर सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी में पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इंटरव्यू विद द वैम्पायर। ये कहानी शुरू होती है सैन फ्रांसिस्को से, जहां पर एक रिपोर्टर जिसका नाम डैनियल है, वो एक आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए आया है। इस आदमी का नाम लुइस है और इसका दावा है कि ये इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर है। लेकिन डैनियल को उस पर विश्वास नहीं होता और उसे विश्वास दिलाने के लिए लुइस कहता है क्यों ना लाइट जला दे। डैनियल कहता है कि मैंने सुना था कि वैम्पायर्स को लाइट्स पसंद नहीं होती। लुइस कहता है ऐसा नहीं है। लुइस लाइट का स्विच ऑन करता है और अगले पल वो डैनियल के सामने होता है। ये देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम इतनी स्पीड से यहाँ पर कैसे आए। लुइस उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह मांस और खून से बना हूं, बस मैं पिछले 200 सालों से इंसान नहीं हूं। और अब डैनियल को विश्वास हो जाता है कि लुइस सच कह रहा है और कहानी यहां से जाती है आज से 200 साल पहले, यानी कि फ्लैशबैक में। और ये वक्त होता है सन 1791 का। इस वक्त में लुइस पूरी तरह से एक इंसान होता है। उसकी उम्र 24 साल होती है, लेकिन उसने अपने आप को पूरी तरह से नशे में डुबा लिया होता है। इसकी वजह उसकी पत्नी होती है जो प्रेग्नेंट थी और उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि उसने अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को खो दिया। इसीलिए अब उसके अंदर जिंदा रहने की कोई इच्छा नहीं होती, ना कुछ पाने की ना कुछ खोने की। एक रात को जब वो जुआ खेल रहा होता है तो वो उस जुए में अपना सब कुछ लगा देता है, पर किस्मत उसका साथ देती है। वो इस बाजी को जीत जाता है। उसके पत्ते इतने बेहतरीन होते हैं कि उसके सामने वाला खिलाड़ी ये सोचता है कि इसने चीटिंग की है। वो अपनी गन निकालकर उसकी तरफ तान देता है, लेकिन लुइस इससे डरता नहीं है। वो अपनी शर्ट का बटन खोलकर कहता है कि मुझे मार दो, मैं जिंदा रहने के पेन से मुक्ति चाहता हूँ। ऊपर खड़ा हुआ एक साये सब कुछ देख रहा होता है। लुइस वहां से बाहर निकल जाता है और तभी एक चोर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वो कहता है जितने पैसे तुम्हारे पास है वो सब के सब मुझे दे दो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, पीछे से एक साया उसे उठाकर फेंक देता है और अगले पल एक साया अंधेरे से बाहर निकलता है। ये वही साया जो ऊपर से लुइस को देख रहा था। ये इंसान नहीं है बल्कि ये वैम्पायर है। इसका नाम लेस्टेट होता है और लेस्टेट लुइस की गर्दन पर काटता है, जिससे वो पूरी तरह से मदहोश हो जाता है। लेस्टेट लुइस से पूछता है क्या तुम अभी भी मरना चाहते हो या जो तुमने टेस्ट किया ये काफी है। वो कहता है कि ये काफी है। लेस्टेट उसे छोड़ देता है, पर अगली रात वो उसके घर पर जाता है। वो लुइस से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम जिंदा नहीं रहना चाहती, इसीलिए मौत और जिंदगी के बीच में मैं तुम्हें एक चॉइस दूंगा। अगर तुम चाहो तो तुम मर सकते हो और चाहो तो तुम जिंदा रह सकते हो, वो भी जवान रहकर। ना तुम्हें दुख होगा, ना तकलीफ, ना किसी तरह की बीमारी। ये एक अलग तरह का जीवन होगा। लुइस इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी में जिंदा रहने का कोई भी मोटिवेशन, कोई भी मतलब नहीं होता। और लेस्टेट उसकी गर्दन पर काटता है, जिससे वो पूरी तरह से मदहोश होता है और वो जिंदगी और मौत की उस दहलीज पर पहुंच जाता है जहां पर उसे ये फैसला करना है कि अब वो जिंदा रहना चाहता है या मरना चाहता है। वो जिंदा रहने का फैसला करता है, इसीलिए लेस्टेट उसे अपना रक्त पिलाता है, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से जिंदा हो गया। लेकिन उसके अंदर उसकी आत्मा नहीं है। अब वो इंसान नहीं रहा बल्कि वो एक वैम्पायर बन गया है जो कभी भी धूप में नहीं जा सकता, क्योंकि धूप में जाने से वैम्पायर्स की स्किन जल जाती है, वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए दिन के वक्त वो ताबूत के अंदर सोते हैं और रात को ये शिकार पर निकलते हैं। इनका शिकार इंसान होते हैं जिनका खून पीकर ये जिंदा रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे लुइस का ये फैसला एक गिल्ट में बदल जाता है, क्योंकि वो इंसानों को नहीं मारना चाहता, उनका रक्त नहीं पीना चाहता। पर अब शायद वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। और एक दिन जब ये दोनों की दोनों एक पार्टी में जाते हैं तो वहां पर एक लेडी होती है जिसके 2 डॉग्स भी होते हैं। लुइस उस लेडी और उसके डॉग्स के साथ पार्टी से बाहर निकल जाता है और जब लुइस उस लेडी का खून पीने ही वाला होता है तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और वो उसकी जगह उसके डॉग्स को मारकर उनका खून पी लेता है। ये देखकर वो लेडी पूरी तरह से डर जाती है, वो चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वहां पर कोई आता, वहां पर लेस्टेट आ जाता है और वो उस लेडी को मार देता है। लुइस को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो लेस्टेट के ऊपर हमला कर देता है। लेस्टेट कहता है कि तुम जानते हो कि तुम मुझे मार नहीं सकते, और वो वहां से चला जाता है। अब लुइस इंसानों का रक्त पीना बंद कर देता है। वो जानवरों का ही रक्त पी रहा होता है, लेकिन इससे उसे
उसे कमजोरी आना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर इन दोनों के बहुत सारे गुलाम भी होते हैं जो इनके लिए काम करते हैं, और जब वो नदी में देखते हैं तो उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है, जिससे उन्हें अपने मालिक पर शक होना शुरू हो जाता है। और उसी शाम को जब लुइस घर पर होता है तो उनकी जो मेड होती है वो उसे खाना देने के लिए आती है, और अब लुइस अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो उसके हाथ को काटना शुरू कर देता है, जिससे उसकी मेड बेहोश हो जाती है। और अब बाहर आग की मशाले लेकर उनके जितने भी गुलाम होते हैं वो सब के सब इनकी हवेली के बाहर आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सब अंदर आते, लुइस अपनी मेड को लेकर बाहर आता है और वो कहता है कि आज के बाद तुम सब के सब आजाद हो। तुम्हारा जो मास्टर है वो एक शैतान है, ये जगह श्रापित है, तुम सब यहाँ से चले जाओ। और वो उनसे मशाल लेकर पूरी हवेली में आग लगा देता है। वो खुद भी जलकर मरने वाला होता है कि तभी वहां पर लेस्टेट आ जाता है और वो लुइस की जान बचा लेता है। लेकिन अब भी लुइस ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, इसीलिए किसी भी इंसान का खून नहीं पी रहा होता, पर उसे ताकत के लिए खून की जरूरत तो है, इसीलिए उसे चूहों का खून पीना पड़ता है। अब शहर में प्लेग फैल जाता है और जब लुइस एक घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक छोटी सी बच्ची अपनी मॉम की डेड बॉडी के सामने बैठकर रो रही है। उसकी मॉम प्लेग से मर गई है और जब वो बच्ची लुइस के गले लगती है तो लुइस अपने आप को नहीं रोक पाता, वो उसकी गर्दन पर काट लेता है। तभी वहां पर लेस्टेट आ जाता है और वो हंसना शुरू कर देता है। वो लुइस को कहता है, कहाँ गई तुम्हारी फिलॉसफी, तुम कहते थे तुम कभी भी इंसान का खून नहीं पियोगे। लुइस भी अब होश में आ जाता है और उसे इस बात का बहुत गिल्ट होता है कि उसने एक बच्ची की गर्दन पर काटा, उसकी वजह से उसकी जान चली गई। लुइस यहाँ से चला जाता है और वो एक नाले के पाइप में रहना शुरू कर देता है जहां पर वो चूहों का खून पीता है। और एक दिन उसके पास लेस्टेट आता है, वो कहता है मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ, और वो उसे अपने साथ अपने घर लाता है जहां पर वो बच्ची जिसे लुइस ने काटा था वो अब भी जिंदा होती है। लुइस को ऐसा लग रहा था कि उसने उस बच्ची को मार दिया, उसे जिंदा देखकर उसे खुशी होती है, पर लुइस के काटने के बाद ये बच्ची बहुत कमजोर हो गई है, इसीलिए लेस्टेट इसे वैम्पायर बनाना चाहता है। लुइस उसे ऐसा करने से मना करता है। लेस्टेट उसे कहता है तुम चाहते हो कि बच्ची मर जाए। ये सुनने के बाद लुइस पीछे हट जाता है और लेस्टेट उस बच्ची को अपनी कलाई का खून पिलाकर उसे वैम्पायर बना देता है। लेस्टेट उस बच्ची से कहता है कि हम दोनों तुम्हारे पिता हैं, और अब लुइस भी इस बच्ची की वजह से यहाँ पर रुक जाता है और ये दोनों के दोनों इस बच्ची को एक पिता की तरह पालना शुरू कर देते हैं। दरअसल लेस्टेट ने इस बच्ची को वैम्पायर इसीलिए बनाया था ताकि लुइस उसी के साथ रुक जाए, क्योंकि वो चाहता है कि लुइस, वो और ये बच्ची एक परिवार की तरह रहे। धीरे धीरे वक्त बीतता है और ये बच्ची जिसका नाम क्लाउडिया है ये इन दोनों के साथ रहना सीख जाती है। लुइस क्लाउडिया से एक पिता की तरह प्यार करता है, वो हमेशा उसी के ताबूत में सोती है। वहीं दूसरी तरफ लेस्टेट उससे खूंखार शिकारी बनाता है। ये दोनों मिलकर कई लोगों का खून पीते हैं और इसी तरह से इनकी जिंदगी चलना शुरू हो जाती है। आज इन तीनों को एक साथ रहते हुए पूरे 30 साल हो चुके हैं, लेकिन क्लाउडिया अभी भी छोटी बच्ची की तरह है। और जब वो एक दिन एक लड़की को देखती तो वो कहती कि मैं भी ऐसा बनना चाहती हूँ, लेकिन उसे एहसास नहीं होता कि वो कभी भी अब बड़ी नहीं हो सकती। हालांकि वो दिमागी रूप से बढ़ चुकी है, पर उसका शरीर हमेशा एक बच्चे वाला ही रहेगा। और एक दिन वो फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने बाल काट देती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो देखती है कि उसके बाल वापस आ गए। इस बात से वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो गुस्से में आके लेस्टेट को बोलते कि जो भी हमारे साथ हुआ है, जो भी हम बने हैं, इस सब की वजह तुम हो। और वो चाकू से उसके गाल पर वार करती है, लेकिन चंद ही पलों में उसके घाव भर जाते हैं। क्लाउडिया ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुमने कैसे किया। लेस्टेट कहता है कि मैं अपना सीक्रेट तुम्हें क्यों बताऊं, और इसके बाद वो उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता है कि आज अगर तुम जिंदा हो तो इसकी वजह सिर्फ मैं हूं। क्लाउडिया वहां से नाराज होकर चली जाती है और लुइस उसके पास जाता है। वो उसे बताता है कि तुम कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, तुम हमेशा इसी रूप में रहोगी। और वो क्लाउडिया को वो सच भी बताता है कि किस तरह से उसने उसकी गर्दन पर काटा था, और जब वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही थी तब लेस्टेट ने उसे अपना खून पिलाकर वैम्पायर बना दिया। इस बात से क्लाउडिया नाराज हो जाती है और वो लुइस को बोलती कि मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। लुइस इस बात से पूरी तरह से गिल्ट में भर जाता है
है। वो पूरी रात पैदल ही चलता रहता है। उसे इस बात का दुख होता है कि आज क्लाउडिया जो कुछ भी है इसकी वजह वो भी है। और सुबह होने से पहले जब वो घर आता है तो क्लाउडिया उसके पास आती है। वो कहती है कि मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकती। तुमने मुझे माँ का, पिता का, दोनों का प्यार दिया है। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी, लेकिन अब जाने का वक्त हो गया है। हमें लेस्टेट को छोड़कर जाना होगा। लुइस उसे कहता है कि वो हमें कभी भी जाने नहीं देगा। ये सुनने के बाद क्लाउडिया लेस्टेट के पास जाती है, जो कि पियानो बजा रहा होता है, और वो कहती है कि हम जैसे पहले थे। मैं चाहती हूँ कि दोबारा हम वैसे रहें। हमारे बीच में कोई भी गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। और वो उससे कहती कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लेकर आई हूँ। क्लाउडिया उसे दूसरे कमरे में ले जाती है जहाँ पर दो जुड़वा बच्चे होते हैं, और वो उसे कहती कि दोनों के दोनों बहुत ज्यादा ड्रंक है, इसीलिए बेहोश है। तुम इनका रक्त पी सकते हो। उन बच्चों को देखकर वो बहुत खुश होता है और क्लाउडिया से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को माफ करते हैं। और इसके बाद वो उन दोनों में से एक का रक्त पी लेता है, और इस रक्त को पीने के बाद उसे कमजोरी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि क्लाउडिया ने उसे झूठ कहा था। ये बच्चे बेहोश नहीं होते, बल्कि ये मर चुके होते हैं, और वैम्पायर किसी भी मरे हुए इंसान का रक्त नहीं पी सकते। इससे उनके शरीर में कमजोरी आती है। दरअसल लेस्टेट को ये बात इसलिए पता नहीं चली क्योंकि जिस दवा से क्लाउडिया ने इन दोनों को मारा होता है, उससे मरने के बाद भी शरीर गर्म रहता है, और इसी वजह से लेस्टेट को नहीं पता चला कि ये दोनों बच्चे जिंदा नहीं हैं, क्योंकि उनका रक्त अभी भी गर्म था। अब जबकि लेस्टेट कमजोर हो चुका है, तो क्लाउडिया इस मौके का फायदा उठाकर उसकी गर्दन पर वार करती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लाउडिया लुइस से कहती है कि हमें इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, और ये दोनों की दोनों उसकी बॉडी एक झील के पास ले जाते हैं। इस झील में मगरमच्छ भी होते हैं, और जब वो लेस्टेट की बॉडी को पानी के अंदर डाल देते हैं तो मगरमच्छ उसकी बॉडी को खींचकर पानी के नीचे ले जाता है, और इस तरह से लेस्टेट का खात्मा हो जाता है। अब लुइस और क्लाउडिया प्लान करते हैं कि ये दोनों के दोनों यूरोप जाकर दूसरे वैम्पायर्स को ढूंढेंगे, और जिस रात को ये निकलने वाले होते हैं उसी रात को वहां पर लेस्टेस आ जाता है। दरअसल वो अब भी जिंदा होता है, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुका है। वो इन्हें बताता है कि जिस झील में तुमने मुझे डाला था, वहां पर जो मगरमच्छ मुझे मारने के लिए आया था, उसी का खून पीकर मैं सरवाइव कर पाया। और अब वो क्लाउडिया को मारना चाहता है, क्योंकि उसने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले कि वो क्लाउडिया तक पहुंचता, लुइस उस पर जलता हुआ लैंप फेंकता है, जिससे उस पर आग लग जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर पूरा घर जलना शुरू हो जाता है। लुइस और क्लाउडिया वहां से भाग जाते हैं, और इससे पहले कि उनका पानी का शिप जिससे ये यूरोप जा रहे हैं वो यहाँ से निकल जाता है, ये दोनों शिप तक पहुंच जाते हैं, और अब ये दोनों के दोनों शिप पर बैठकर यूरोप के लिए निकल चुके हैं। यूरोप में दरअसल ये अपने जैसे और भी वैम्पायर्स को ढूंढना चाहते हैं, ताकि लुइस के मन में जो सवाल है उनके जवाब मिल सके, लेकिन इन्हें कोई भी वैम्पायर नहीं मिलता। और ये दोनों के दोनों सन 1870 में पेरिस में सेटल हो जाते हैं। इनकी जिंदगी अब आराम से चलना शुरू हो जाती है। लेकिन एक रात को लुइस को एक वैम्पायर दिखता है जिसका नाम सैंटियागो होता है, और यहीं पर वो एक और वैम्पायर से मिलता है जिसका नाम आर्मेंड है। आर्मेंड उसे एक थिएटर में प्ले देखने के लिए इनवाइट करता है, और अगले दिन लुइस और क्लाउडिया वहां पर पहुंच जाते हैं। प्ले में जितने लोग भी परफॉर्म कर रहे होते हैं सब के सब वैम्पायर्स होते हैं, लेकिन दुनिया को इनकी सच्चाई नहीं पता। प्ले खत्म होने के बाद लुइस और क्लाउडिया उस जगह जाते हैं जहां पर सभी वैम्पायर्स रहते हैं। वहां पर लुइस आर्मेंड से पूछता है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, लेकिन उसके पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं होता। आर्मेंड कहता है कि मैं पिछले 400 सालों से जिंदा हूँ, और मैं इस धरती का सबसे पुराना वैम्पायर हूँ, पर ना मैंने कभी ईश्वर का और ना ही शैतान का कोई भी विजन देखा है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि हमारी आत्मा एक अभिशाप है या वरदान। अब क्लाउडिया कहती कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, मुझे भूख लग रही है, और लुइस और क्लाउडिया यहाँ से जाने लगते हैं। लुइस के दिमाग में थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं कि उसने लेस्टेट के बारे में जो भी सोचा था वो सब गलत था। दरअसल वो सब बातें लेस्टेट से भी पूछता था, पर वो उसकी बातों का जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। और जब वो ये सब कुछ लेस्टेट के बारे में सोच रहा होता है, तभी यहाँ पर वो वैम्पायर जो उसे सबसे पहले मिला था, जिसका नाम सैंटियागो है, वो उसके थॉट्स पढ़ लेता है, क्योंकि उसके पास थॉट्स पढ़ने की पावर होती है। और उसे शक हो जाता है कि लुइस ने और क्लाउडिया ने इन दोनों ने मिलकर लेस्टेट को मारा है।
पर फिलहाल ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। घर पर आने के बाद क्लाउडिया लुइस को बोलती है कि आर्मंड तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हारा साथ चाहता है, और उसकी आत्मा ने बिना एक शब्द कहे मुझसे कहा कि मुझे तुम्हें जाने देना होगा। वो सही था, मुझे तुम्हें जाने देना होगा। लुइस क्लाउडिया से कहता है तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल लुइस होता तो एक वैम्पायर है, लेकिन आज भी उसके अंदर जो फीलिंग्स होती, जो इमोशंस होते हैं, वो इंसानों की तरह होते हैं। वो किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहता, वो किसी को मारना नहीं चाहता। अब लुइस एक बार फिर से आर्मंड से मिलने के लिए जाता है और वो उससे पूछता है कि क्लाउडिया की जिंदगी खतरे में है। आर्मंड उससे कहते हैं कि हाँ। लुइस उससे कारण पूछता है। आर्मंड उसे बताता है कि सबसे बड़ी उसकी खामोशी, दूसरी बात यह है कि इस उम्र की लड़कियों को वैम्पायर बनाना मना है, और तीसरा ये कि जिसने तुम दोनों को बनाया, तुम दोनों ने उसे मार दिया। लुइस कहता है कि हम यहाँ पर किसी से भी लड़ना नहीं चाहते। आर्मंड उसे बताता है कि लड़ाई शुरू हो चुकी है, तुम्हें किसी भी कीमत पर उसे यहाँ से दूर भेजना होगा। लुइस कहता है अगर वो दूर जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। और इसके बाद वो वापस घर आ जाता है और वो देखता है कि क्लाउडिया के साथ एक औरत भी होती है जिसकी गर्दन पर क्लाउडिया ने काटा होता है, और क्लाउडिया अब चाहती है कि लुइस उसे भी वैम्पायर बना दे, पर लुइस ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है तुम्हें इसका मतलब पता भी है, क्लाउडिया उसे खुद वैम्पायर नहीं बना सकती क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है। इसीलिए वो लुइस को फोर्स करती है और मजबूरी में आके लुइस को उसे वैम्पायर बनाना पड़ता है ताकि ये दोनों हमेशा साथ रह सके और वो क्लाउडिया की जिम्मेदारियों से आजाद हो जाए। लुइस खुद भी आर्मंड के साथ रहना चाहता है क्योंकि वो वैम्पायर्स के बारे में गहराई से जानना चाहता है, जिस बारे में उसकी आर्मंड के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। और आर्मंड भी लुइस को बहुत पसंद करता है। अब लुइस उस लेडी को जिसे वो अपने साथ लाई है क्लाउडिया के कहने पर वैम्पायर बना देता है। दरअसल ये लेडी खुद भी वैम्पायर बनना चाहती है और इसके तुरंत बाद यहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स आते हैं और इन तीनों को पकड़ कर ले जाते हैं, जहाँ पर लुइस को लेस्ट्रेट के मर्डर के लिए एक ताबूत के अंदर बंद करके दीवार के अंदर चिनवा दिया जाता है ताकि वो कई 100 सालों तक वहीं पर रहे, और साथ ही साथ क्लाउडिया को और उसकी नई गार्डियन को मौत के कुएं में छोड़ दिया जाता है। ये वो कुआं है जहां पर सूरज की रोशनी आती है और वैम्पायर सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए अगली सुबह जब इस कुएं के अंदर सूरज की रोशनी आती है तो वो इन दोनों को पूरी तरह से जला देती है। वहीं दूसरी तरफ आर्मंड लुइस को ढूंढकर दीवार से यानी कि ताबूत से बाहर निकाल देता है, और जब लुइस उस मौत के कुएं में जाता है तो वो देखता है कि क्लाउडिया जो कि उसकी बेटी है, जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, और वो नई वैम्पायर जिसे उसने अभी अभी बनाया था, वो दोनों के दोनों जलकर राख हो गए। इस बात से उसे बहुत दुख होता है। उसकी आंखों में बदले की भावना उतर आती है और वो उस जगह जाता है जहां पर सभी वैम्पायर्स अपने ताबूतों के अंदर सो रहे होते हैं, और वो उन सबको आग लगा देता है। और जब वो उन सबको मारकर बाहर निकल रहा होता है तभी सूरज की रोशनी आना शुरू हो जाती है, और इससे पहले कि वो लुइस को जलाती वहां पर आर्मंड आ जाता है और वो उसे अपनी बग्गी में बैठा कर ले जाता है। अब आर्मंड चाहता है कि लुइस और वो हमेशा साथ रहे, पर लुइस उसके साथ रहने से मना कर देता है। लुइस कहता है कि मुझे पता है अगर तुम चाहते तो क्लाउडिया को बचा सकते थे, पर तुमने उसे मरने दिया क्योंकि तुम जानते थे कि जब तक क्लाउडिया जिंदा है तब तक तुम मुझे नहीं पा सकते। लुइस उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और सन 1988 आता है। लुइस आज भी क्लाउडिया की मौत से उभर नहीं पाया। आज भी उसके दिल में पश्चाताप है और वो वापस उसी शहर में आ जाता है जहां पर वो, क्लाउडिया और लेस्टेट रहते थे। और जब वो उस घर में जाता है तो वो देखता है कि लेस्टेट आज भी वहां पर होता है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, वो पहले से बहुत कमजोर हो चुका है। वहां पर वो चूहों का रक्त पीकर अपने आप को जिंदा रखता है। लेस्टेट उससे डरता है क्योंकि वो आज भी पहले की तरह है, वो उससे ज्यादा ताकतवर है। लुइस उसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेस्टेट को भी इस बात का पश्चाताप होता है कि उसने क्लाउडिया को वैम्पायर बनाया। वो लुइस से कहता है कि तुम एक बार फिर से मेरे साथ रहना शुरू कर दो, पर लुइस उसे मना करके वहां से निकल जाता है। इसके बाद लुइस ने लेस्टेट को कभी नहीं देखा और अब कहानी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है, जहां पर लुइस डैनियल नाम के रिपोर्टर को ये पूरी कहानी सुना रहा होता है। वो कहता है कि इस कहानी के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम दूसरों को इसे सुना सकते हो, तुम इससे जो चाहे वो सीख सकते हो। दरअसल उसके कहने का मतलब ये होता है कि
लंबी जिंदगी एक वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है। पर अब डैनियल भी वैम्पायर बनना चाहता है, उसे भी ताकत चाहिए, वो भी सदियों तक जीना चाहता है। पर लुइस उसे वैम्पायर बनाने से मना कर देता है। वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और इसके बाद लुइस यहाँ से चला जाता है। डैनियल इस बात से डर जाता है और वो अपनी गाड़ी से यहाँ से निकल जाता है। और जब वो ड्राइव करके अपने घर जा रहा होता है तभी वो देखता है कि उसकी गाड़ी में कोई बैठा है और ये और कोई नहीं बल्कि लेस्टेट होता है, जिसकी हालत अब पहले से सुधर चुकी है। और जब वो डैनियल का रक्त पीता है तो उसकी हालत पहले से और भी अच्छी हो जाती है। वो डैनियल से कहता है कि मैं तुम्हें एक चॉइस दूंगा जो आज से पहले मैंने कभी किसी को नहीं दी। पर यही बात लेस्टेट ने आज से कई 100 साल पहले लुइस से भी कही थी, यानी कि अब डैनियल के पास चॉइस है, या तो वो मर जाए या फिर वैम्पायर बन जाए। पर डैनियल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वो हंसता हुआ गाड़ी चलाता हुआ आगे निकल जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 1994 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.5। इस फिल्म का बजट था $60 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $224 मिलियन की। सन 2002 में इसका सेकंड पार्ट भी बना था जिसका नाम है क्वीन ऑफ द डैम्ड। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।